नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मनी टाइम में और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। आज इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं दिन भर की कुछ बड़ी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों की और आपको उनका असर भी बताने की कोशिश करेंगे। तो आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स के वेतन से जुड़ी खबर के साथ। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के वेतन में बढ़ोतरी के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि अक्टूबर 2018 से ही आंगनवाड़ी वर्कर्स को मेन सेंटर्स पर 4,500 रुपये प्रति माह, मिनी सेंटर्स पर 3,500 रुपये और हेल्पर्स को 2,250 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव के तौर पर वर्कर्स को 500 रुपये और हेल्पर्स को 250 रुपये अलग से मिलते हैं। हालांकि कई राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर एक्स्ट्रा पैसा देना भी शुरू किया है। जैसे हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर्स को 12,000 रुपये और हेल्पर्स को 6,500 रुपये दिए जाते हैं। वहीं तमिलनाडु में 14,000 रुपये तक का भुगतान होता है, पंजाब में 9,500 और पश्चिम बंगाल में 5,250 रुपये तक वेतन दिया जा रहा है। इन सबके बीच आंगनवाड़ी वर्कर्स लगातार केंद्र सरकार से वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक में हाल ही में बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने प्रदर्शन भी किया, जहां उन्होंने 15,000 रुपये मासिक वेतन और 2 लाख रुपए की रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और मेडिकल फैसिलिटीज की मांग भी की। पंजाब के लुधियाना में भी करीब 54,000 वर्कर्स ने धरना दिया, जहां अभी उन्हें 10,000 रुपये और हेल्पर्स को 5,350 रुपये मिलते हैं। लेकिन बढ़ती महंगाई के मुकाबले ये रकम बहुत कम साबित हो रही है। एक संसदीय समिति ने भी हाल ही में सुझाव दिया है कि वर्कर्स का वेतन दोगुना किया जाए और उनके लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए। साथ ही आंगनवाड़ी पदों को 2025 के अंत तक भरने की सिफारिश भी की गई है। बावजूद इसके केंद्र सरकार ने फिलहाल कोई ठोस फैसला नहीं लिया है। वर्कर्स की मांगें लगातार जारी हैं, लेकिन नीति स्तर पर बदलाव की कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं आईटी सेक्टर में हो रहे लेऑफ्स की। आपको जानकर हैरानी होगी कि जुलाई 2025 में टेक कंपनियों ने बड़े पैमाने पर छटनी की है। इसमें टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल जैसी बड़ी कंपनियों के नाम शामिल हैं। इस साल जुलाई में सबसे ज्यादा छटनी हुई है, जिसमें 26 कंपनियों ने 24,545 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। इसका एक बड़ा कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का बढ़ता इस्तेमाल बताया जा रहा है, लेकिन कंपनियों का कहना है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा एक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऐसा कदम उठा रही हैं। जुलाई में टीसीएस ने घोषणा की कि वो अपनी ग्लोबल वर्कफोर्स का 2% हिस्सा यानी कि करीब 12,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी। माइक्रोसॉफ्ट ने जुलाई की शुरुआत में अपनी ग्लोबल वर्कफोर्स का 4% हिस्सा नौकरी से निकाला था। ये साल 2025 में कंपनी की चौथी छटनी थी। जनवरी में 1% कर्मचारियों को परफॉर्मेंस के बेस पर निकाला गया था और मई में 6,000 और जून में करीब 300 कर्मचारियों की छटनी हुई। वहीं इंटेल ने अमेरिका के 4 राज्यों में 5,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। अगली खबर अनिल अंबानी से जुड़ी है। दरअसल अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को लोन फ्रॉड मामले में ईडी ने समन जारी किया है और जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया है। अनिल अंबानी को आने वाली 5 अगस्त को ईडी के सामने पेश होना होगा, जहां उनसे इस मामले में पूछताछ की जाएगी। जानकारी के मुताबिक अनिल अंबानी को ईडी के नई दिल्ली के हेडक्वार्टर में पेश होने के लिए कहा गया है। दरअसल ईडी ने पहले उनके दिल्ली और मुंबई स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी की। अब उनको 17,000 करोड़ रुपए के कथित लोन फ्रॉड के मामले में समन जारी किया गया है। पिछले हफ्ते की गई कार्रवाई में ईडी ने रिलायंस ग्रुप की कई कंपनियों और अधिकारियों के खिलाफ छापेमारी की। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की तरफ से 2 एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद ईडी ने ये छापेमारी की थी। ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है और 24 जुलाई को शुरू हुई ईडी की ये छापेमारी 3 दिनों तक जारी रही। इस दौरान मुंबई में 35 से अधिक जगहों पर छापेमारी की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को 70 से ज्यादा देशों पर नए इंपोर्ट टैरिफ पर साइन कर दिया है। ये टैरिफ 10% से लेकर 41% तक हैं।
भारत पर 25% का टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप का कहना है कि ये कदम व्यापार में असंतुलन को ठीक करने के लिए उठाया गया है। कनाडा पर पहले 25% टैरिफ था, जिसे अब बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। अमेरिका का कहना है कि कनाडा ने नशीली दवाओं की समस्या पर कदम नहीं उठाए और अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। इसके अलावा कई अन्य देशों पर भी नए टैरिफ लगाए गए हैं। इसमें से कुछ देशों की बात करें तो बांग्लादेश पर 20%, पाकिस्तान पर 19%, इजराइल पर 15%, जापान पर 15%, श्रीलंका और ताइवान पर 20% टैरिफ लगाया गया है। अगर आप नई बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बता दें कि होंडा ने 2 नई बाइक्स लॉन्च की हैं। पहली है होंडा शाइन 100DX और दूसरी होंडा CB 125 हॉर्नेट। दोनों की कीमतें सामने आ चुकी हैं और आप इन्हें होंडा की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर किसी भी होंडा डीलरशिप से बुक कर सकते हैं। होंडा शाइन 100DX उन लोगों के लिए है जो डेली रूटीन के लिए एक अच्छी और सस्ती बाइक चाहते हैं। ये होंडा शाइन 100 का नया वर्जन है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए हैं। दोनों बाइक की कीमतों की बात की जाए तो होंडा शाइन 100DX की एक्स शोरूम कीमत 74,959 रुपये है, जबकि होंडा CB 125 हॉर्नेट का एक्स शोरूम प्राइस 1.12 लाख रुपए से शुरू होता है। होंडा शाइन 100DX में 98.98 सीसी का 4 स्ट्रोक इंजन है। ये 7.38 PS की पावर और 8.04 Nm का टॉर्क देता है। ये इंजन 4 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। वहीं होंडा CBI 125 हॉर्नेट 123.94 सीसी का सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है जो 11.15 PS की पावर और 11.2 Nm का टॉर्क देता है। ये 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। अब आगे बढ़ते हैं और जाते जाते बात करते हैं आज यानी 1 अगस्त के शेयर बाजार के हाल की। शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी अगस्त के पहले दिन 0.5% से ज्यादा गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए हैं। इस दौरान सेंसेक्स जहां 585 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ, वहीं निफ्टी 203 अंक लुढ़क कर बंद होता हुआ नजर आया। हालांकि निफ्टी अब भी 24,400 के अहम सपोर्ट जोन से ऊपर बंद हुआ है। इसी तरह सेंसेक्स 80,400 के सपोर्ट जोन से ऊपर बंद हुआ है। सेंसेक्स शुक्रवार यानी कि 1 अगस्त को 81,074 अंक पर ओपन हुआ। इसके बाद 81,317 अंक के इंट्राडे हाई तक पहुंचा और यहां से फिसलकर 80,495 अंक के इंट्राडे लो तक गया। दिन के आखिर में 0.72% की गिरावट के साथ 585 अंक टूटकर 80,599 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 24,734 अंक पर ओपन हुआ और 24,784 अंक के इंट्राडे हाई तक पहुंचा, जहां से 24,535 के इंट्राडे लो तक गिरा और 0.82% की गिरावट के साथ 203 अंक टूटकर 24,565 अंक पर बंद हुआ। तो ये थी मनी टाइम में आज की कुछ बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज का मनी टाइम पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।